आज की क्लास में हम लोग जो है केएस और आईएएस इनके लिए जो पॉलिटी का सेक्शन आता है उसको जानने के लिए हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको केएस आईएएस के बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज वो आप ऑलरेडी बहुत बार वीडियोस में या वैसे भी आप लोग जानते हो। आज की क्लास में हम प्रॉपर जो है पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। हम ये समझेंगे कि जो पॉलिटी का टॉपिक है जो हम समझने वाले हैं उसमें आती क्या चीजें हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए हमें क्या फॉलो करना है और कैसे हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इन चीजों के बारे में आज करेंगे, हम पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम ये नहीं समझेंगे कि पॉलिटी में केएस के पेपर में क्या क्या आता है, वो तो आप लोग सब जानते ही हैं आप। ठीक है, तो देखिए भाई, आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है केएस के एग्जाम में, आईएएस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका पॉलिटी रहता है, क्योंकि पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन का अमाउंट तो होता ही है ज्यादा, प्लस जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और स्कोरिंग भी हो सकता है अगर आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। और पॉलिटी के लिए सबसे फेमस बुक जो हर एक स्टूडेंट फॉलो करता है दैट इज लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत बुक, जो आई होप सबके पास होगी भी, वो सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको पॉलिटी से 20 के अराउंड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पॉलिटी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स, एवरी कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा टॉपिक को समझना। कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली पॉलिटी को। पॉलिटी के पूरे टॉपिक में हमारे पास जो सिलेबस होता है वो हमें पढ़ना होता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना होता है कि इस जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर हम इंडिया को चलाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में कहता क्या है। जैसे आपको पता है कि एक स्कूल चलाना है, एक कोई भी जगह चलानी है, वहां पे टाइम टेबल दिया जाता है, वहां पे बताया जाता है कि क्या टीचर क्या पढ़ाएगा, वहां के रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं, प्रिंसिपल होती है, होता है ना हर जगह ये चीज। इससे आपको क्या पता चलता है कि एक जगह को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए होते हैं। आपको किसी भी जगह को चलाना है, आपको रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। सेम ऐसे ही आप सोचो, भारत जैसा देश है, इतना बड़ा देश चलाना है, उसको चलाने के लिए जो हमें रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए वो है ये कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है। बुक है किस चीज की, रूल्स और रेगुलेशंस की। सब लोग रीड करेंगे सामने। एक रूल है, बुक है जिसके अंदर आपको कंट्री को कैसे चलाना है उसके रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए हैं। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसे कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक। और इसमें हमें पढ़ने होते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली है कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन की समरी को, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। हमें पढ़ना होता है हमारे पास कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, हमारी सरकार, हमारा देश हमें कौन से फंडामेंटल राइट्स देता है, बदले में हमसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी मांगता है। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट कौन है इंडिया, प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। हमें पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हमें पढ़ना है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट, संसद के बारे में।
डिटेल में सारी चीजें, कहाँ पे क्या चीज होती है, वहां पे क्या प्रोसीडिंग्स चलती है, लाइक एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी। फिर हमें पढ़नी है सेंटर और स्टेट, इनके बीच में रिलेशंस कैसे एस्टैब्लिश होते हैं, कैसे इंप्रूव किए जाते हैं। हमें पढ़ना है कि हमारे देश में कौन कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब होता है ऐसी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, एग्जिस्ट करती हैं और उनको जो है वर्क करके उनको चलाया जाता है। ऐसी कौन सी बॉडीज है इंडिया में? हमें पढ़नी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है बट फिर भी एग्जिस्ट करती हैं और फिर भी वो अपना काम करती है। हमें ये बॉडीज पढ़नी, हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। हमें समझना है कि कब कब कैसी चीज कौन सी बनी है, कौन सी तैयार हुई है। हमें सारे फैक्ट्स कवर करने हैं। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, फैक्ट्स भी तो कवर करने हैं ना सारे, स्टैटिक पोर्शन भी। हमें सारा फैक्ट्स कवर करना है। हमें सारा सारा जो भी इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो कवर करना है। और फिर लास्ट में हमें इनका रिजल्ट चाहिए एमसीक्यू में। फिर हमें एमसीक्यू सारे आने चाहिए, हमें एमसीक्यू वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो उस रिस्पेक्ट में हमें पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। हमें फैक्ट्स भी देखने हैं, कॉन्सेप्ट भी समझना है, उससे जुड़ी कोई नई चीज आई है वो भी समझना है, और फिर हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ताकि हमें ये पता हो जाए कि हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो हमारा वर्दी हुआ, क्योंकि एमसीक्यू हमसे सॉल्व हो गए। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा आइडिया दिया है कि इंडिया में क्या चीजें होती है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे बैठी कैबिनेट के क्या पास पावर है, कैबिनेट के नीचे बैठी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पावर क्या है। ठीक है, कैब जो पूरा प्राइम मिनिस्टर संभाल रहे हैं, पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है, तो मतलब सबके पास पावर्स बेसिकली क्या है, उन पावर्स को हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक एक करके धीरे धीरे सारी पावर्स को, हर एक बंदे की हर एक चीज की पावर्स भी यहाँ पर दिखेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा जो अपना सिलेबस है वो हम धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, शॉर्ट में है। ठीक है, सिर्फ आपको मैंने एक आइडिया दिया है जो कि आप लोगों ने शायद पहले भी कभी पढ़ा हो। तो अभी तो सिर्फ हमने एक आइडिया की फॉर्म में लिया है, अब हम इसको प्रॉपरली डिटेल के अंदर सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोग भी रेडी हो जाइए किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा। तो अपना आप लोग नोटबुक पेन वगैरह सब लेके बैठो, ऐसे नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा सारी चीजें क्योंकि हम एक एक फैक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं प्रियम्बल से जुड़ी हुई चीजें। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, लिखेंगे सब लोग, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम लिखेंगे और नोट्स आपको बाद में मिलेंगे, मतलब क्लास के बाद। हर क्लास के बाद में आपको उस टॉपिक से जुड़े नोट्स मिलेंगे। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन का मान लो प्रियम्बल खत्म हुआ तो प्रियम्बल के नोट्स आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग लिखेंगे फर्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इस बात का कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो बनाया कब गया, कैसे बनाया। मैं आपको कुछ फैक्ट्स लिखवा रही हूँ, आपको बहुत, ये आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेंगे, उसमें भी ये फैक्ट्स नहीं लिखे हुए हैं। आपको पता है कि हमारा देश आजाद ना 15 अगस्त को हुआ है 1947 को। ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड करते हैं बहुत सालों से करते आ रहे हैं। हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत सालों से हम लोग उसको चाह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर दी जाए। तो पहली बार ये आइडिया दिया जाता है क्या बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लिखेंगे इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है
वो सभा जो इकट्ठा हुई है क्या बनाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे आप ये समझ लो कि आप सब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों आए हो? आप आए हो एग्जाम के लिए। जो आपका केएस या आईएएस का एग्जाम है उसको पढ़ने के लिए ये बैच बनाया गया है ना? उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बैच है। तो आप क्या हो? अभी सभा हो। आपका टारगेट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही है ये चीज, आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हो वही एक असेंबली की फॉर्म में। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, राइट? आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है? पहले आप ये सारी चीजें समझेंगे कि इस तरीके से ये आपका एक टॉपिक ऐसा रहता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहली बार फर्स्ट टाइम ये आइडिया लिखेंगे 1924 में स्वराज पार्टी ने दिया था। ये फैक्ट आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा। लिखेंगे सब लोग। फर्स्ट टाइम द आइडिया वाज गिवन बाय स्वराज पार्टी इन 1924। किसके लिए? टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि एक असेंबली बनाई जाए ताकि हम लोग अपने आइडियाज को आगे रख सके। लेकिन आइडिया इन्होंने दिया था, लेकिन इसको बनाने की जो डिमांड है, ठीक है, इसको बनाने की डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये किया था 1934 में M.N. रॉय ने। राइट डाउन दिस। डिफरेंस समझना दोनों बातों में। पहले वाला कह रहा है कि स्वराज पार्टी ने सिर्फ आइडिया दिया था कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो एक असेंबली बना दी जाती है, असेंबली बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। लेकिन प्रॉपरली उसकी डिमांड रखना कि अब हमें चाहिए, अब सिर्फ आइडिया नहीं, अब हमें बना के दो। वो आइडिया M.N. रॉय ने यहाँ पे सबके सामने रखा था। तो अब हमारे सामने सबसे पहला नाम आया है M.N. रॉय का, ठीक है? अब हम ये समझते हैं भाई पहले, ये जो M.N. रॉय है ये कौन थे? अब क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, ठीक है? इनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। ये भी एक, आप कह लो कि रिवॉल्यूशनरी थे, फिलोसोफर थे, ठीक है? साथ ही साथ ये पर्सन जो है बंगाल से बिलोंग करते थे। रॉय है इनके पीछे, आप देख सकते हो। इनको बेसिकली सबसे एक पर्पस के लिए जाना जाता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। उसके अलावा ये पर्सन जो है, आप कह लो कि ये पर्सन ने पूरा पूरा जो हमारी पूरी स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस की उसमें मदद करी थी। ये एक तरीके से बहुत सारी चीजों के अंदर जुड़े हुए थे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट ये बनते हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज का पार्ट बनते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, जर्मनी, बाहर जाके भी ये कम्युनिस्ट की फॉर्म में ये बाहर जाते हैं, ठीक है? ये ही वाज वेरी क्लोज टू जवाहरलाल नेहरू, राइट डाउन, एंड सुभाष चंद्र बोस। ही वाज क्लोज टू देम। चलिए, तो यहाँ पर आपको डिमांड दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब यहाँ पे डिमांड तो आ गई है, लेकिन बनाई तो अभी भी नहीं गई क्योंकि अभी तो हम आजाद ही नहीं हुए ना। 1934 में तो आजाद हुए नहीं है और ये अंग्रेज हमारी मानेंगे नहीं अब तो। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज कि जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी इंडिया में? उस समय जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी वर्क कर रही थी वो थी कांग्रेस। हम उसको लिखते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये INC जो है, इसने भी इस डिमांड को मानना शुरू किया। इसने भी इस चीज को सोचा कि बिल्कुल ठीक बोला जा रहा है,
So 1935 में INC officially demanded Constituent Assembly from वाइसराय। उस समय वाइसराय हुआ करते थे ब्रिटिशर्स की। इन्होंने ऑफिशियली उनकी डिमांड करी कि हमें वाइसराय से कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दो, और फाइनली ये डिमांड एक्सेप्ट हो गई 1940 में इन द फॉर्म ऑफ ऑगस्ट ऑफर। एक ऑगस्ट ऑफर तैयार किया जाता है, आप ये हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। ऑगस्ट ऑफर कौन तैयार करता है? लॉर्ड लिनलिथ-गो। ये लॉर्ड लिनलिथ-गो इस ऑगस्ट ऑफर में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिमांड एक्सेप्टेड। फाइनली दे एक्सेप्टेड आवर डिमांड। और फाइनली यहां पर जो है 1946 में प्लान आता है कैबिनेट मिशन प्लान, CMP, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि ब्रिटेन की कैबिनेट से 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया आते हैं। कौन कौन आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स ब्रिटेन के? आते हैं कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड स्टाफोर्ड क्रिप्स, एंड थर्ड इज अलेक्जेंडर। ये 3 पर्सन्स इंडिया आते हैं और ये तीनों पर्सन्स कैबिनेट मिशन प्लान में पूरी परमिशन दे देते हैं असेंबली बनाने की। एंड इस प्लान के तहत इंडिया क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1946 में यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये तैयार हो, यहाँ से इनको आइडिया मिल जाता है कि हम अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, ठीक है, तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, अब बनाने की तैयारी यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, ये जो प्लान आया ना, इसने परमिशन दी 16 मई 1946 को। मैं डेट्स भी लिखवा रही क्योंकि यूपीएससी या फिर केएस जो है उसमें डेट्स भी पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको डेट्स भी कोशिश कर रही हूँ लिखवाने की। तो सबसे पहले इस डेट को हमें परमिशन मिलती है कि चलिए अब आप अपना यहाँ पर बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर अब यहाँ पर क्या बनाई गई? यहाँ पर बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम ये समझते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रियम्बल में बढ़ने से पहले पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे इंडिया में एक ही बनी थी। मुस्लिम लीग जो थी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, यहाँ पर एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर उन्होंने डिमांड करी थी, इसको भी याद रखिए। लेकिन जो फाइनली यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बन के तैयार हो जाती है, जिसकी फर्स्ट मीटिंग आजादी से पहले ही होती है। फर्स्ट मीटिंग होती है जिसकी 9 दिसंबर 1946, जिसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 पहली बार इंडिया में ये सब लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये लोग इकट्ठा हुए हैं टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कहाँ पे इकट्ठा हुए थे? वेन्यू क्या है इनका?
न्यू दिल्ली। फर्स्ट मीटिंग आपको याद होनी चाहिए, आपको लास्ट मीटिंग याद होनी चाहिए। लिखवा रही हूँ मैं दोनों चीजें। फर्स्ट मीटिंग कब थी और लास्ट मीटिंग थी इनकी 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी को तो हम लोग ने यहाँ पर इसके बाद तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया था ना फिर। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, एक आपको ये चीज याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब पहली बार बैठी और कब लास्ट बार बैठी, ये डेट्स याद रखना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग कौन थे? मैं और आप तो थे नहीं। अब लोग कौन यहाँ पे जुड़े हुए थे? अब इसमें से पर्सन जो है यहाँ पर वो हम देख लेते हैं। देखो भाई, इस पूरी असेंबली में कांग्रेस के पर्सन सबसे ज्यादा थे। कांग्रेस होल्ड दी मेजोरिटी। पूरी सीट्स का 69% सीट्स जो है वो कांग्रेस के पास थी। बाकी छोटी छोटी पार्टीज के पास में भी थी। ठीक है, पूरी सीट्स में। चलिए इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे कितनी थी। सीट्स वर अलॉटेड ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। एक एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे सीट्स को डिवाइड किया गया था। ये फैक्ट्स बहुत आते हैं एग्जाम में, इनको बिल्कुल भी छोटा मत समझना, ये फैक्ट्स बहुत आते हैं। टोटल सीट्स यहाँ पे थी 389। इस 389 की डिवीजन लिखो सब लोग। सबसे पहले तो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर्स थे इसमें 292। बाकी कुछ चीफ कमिश्नर्स थे 4, और बाकी थी प्रिंसली स्टेट्स जो हमारे ब्रिटिशर के हिस्से नहीं थी। अब बात ये आती है, आप लोग ये सोचेंगे व्हाट इज प्रिंसली स्टेट, व्हाट इज ब्रिटिश इंडिया गवर्नर्स। देखो आपको मैं समझा देती हूँ पूरा। जैसे आप लोगों ने सुना है कि एक एरिया है जो कि ब्रिटिश के अंडर है, उसको आप कहोगे ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश के अंडर था वो। लेकिन सारा भारत तो नहीं था ना ब्रिटिश के अंडर, सारा भारत नहीं था। जैसे कि ग्वालियर के महाराजा, बड़ौदा के महाराजा, भोपाल के महाराजा, ये अपना रूल कर रहे थे, ये ब्रिटिश के अंडर नहीं थे। और यहाँ पे राजा नहीं थे, ये थे प्रिंस। इसलिए इनका नाम पड़ गया प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि ये राजा नहीं है। यहाँ पे राजा की फॉर्म में एग्जिस्ट कोई नहीं करता, ये प्रिंस है। तो ये प्रिंसली स्टेट बन गई। और जो हिस्से ब्रिटिश सरकार के अंदर थे, मतलब उनके अंडर वर्क करते थे, दोज वर नोन एज ब्रिटिश इंडिया गवर्नर्स एंड द पॉपुलेशन ऑफ देम वर लार्ज। 292 से भी ज्यादा थी, मतलब 292 उनके प्रॉपर पर्सन्स थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इनको चूज किया गया था। बट लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर, जो लक्ष्मीकांत और बुक्स में आपको मिलेगा नहीं, बहुत रिसर्च करेंगे आप लोग, ढूंढेंगे तो मिलेंगी चीजें। मैं आपसे पूछूं कि ये प्रिंसली स्टेट्स में 93, क्योंकि ये तो भाई ब्रिटिश के अंडर ही है, ये चीफ कमिश्नर भी ब्रिटिश के अंडर है। जैसे आसाम हो गया, आसाम को इन्होंने चीफ कमिश्नर के अंडर डाल दिया था, तो ये आसाम हो गया, ब्रिटिश वाले हो गए, ये तो लोग आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उस समय जो एक अलग से महाराजा ग्वालियर बैठे हैं, बड़ौदा के बैठे हैं, क्या ये लोग आएंगे? क्वेश्चन आता है। द प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेटेड, कंप्लीटली नहीं थे। ये 93 सीट्स वर एक्चुअली नॉट फिल्ड बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स के लोग सारे इन्वॉल्व नहीं हुए थे, वो सब लोग यहाँ पे आए नहीं थे। इसकी वजह से यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम थी कि 93 सीट्स में से सारी सीट्स नहीं भरी थी। 292 सारे आए थे, 4 ये वाले सारे आए थे, पर 93 वाले सारे नहीं आए थे। ठीक है, तो एक फैक्ट आप लिख लीजिएगा, ये फैक्ट अपना एक नोट कर लो, आ सकता है इससे क्वेश्चन।
राइट। फिर इसके बाद एक फैक्ट और लिख लो जरा, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गांधी जी जिनकी फोटो नोट पे छपी होती है, वो पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा ही नहीं थे। ठीक है भाई, ना इस 292 में, ना 4 में, ना 93 में, कहीं भी इस 389 में गांधी जी का नाम नहीं था, उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। ठीक है, इन फैक्ट्स को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे। शॉर्ट शॉर्ट में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितने लोग कहाँ पे थे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें से कुछ मेंबर मुस्लिम लीग के भी थे? तो यस, इसमें से 28 मेंबर्स वर फ्रॉम मुस्लिम लीग। क्वेश्चन आता देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो गलत हो जाएगा, पार्टिसिपेशन तो थी, है ना, 28 मेंबर्स थे। तो ये सब याद रखना है। अब क्या होता है, ये सब तो आपको शॉर्ट में मैंने पूरा एक समझा दिया कि कैसे कैसे लोग आए। अब सुबह सुबह 11 बजे 9 दिसंबर 1946 का दिन था। जो पूरी 389 पीपल है वो यहाँ पर इकट्ठा होने की सोचते हैं, बट जैसे कि आप जानते हैं पहले दिन सब लोग नहीं आते हैं। तो आउट ऑफ 389 211 अटेंडेड। पहला तो ये फैक्ट पूछ लिया जाता है कि ऑल द 389 मेंबर्स अटेंडेड। नो, सारे ने अटेंड नहीं किया था। ये हमने अटेंड यहाँ पर सब लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, और जब पहले दिन ये लोग इकट्ठा होते हैं तो ऑब्वियस है पहले दिन आप लोग किसी को प्रेसिडेंट भी बनाओगे, तो 211 लोगों के सामने एक प्रेसिडेंट भी होगा। तो यहाँ पर एक प्रेसिडेंट चूज किए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे पुराने मेंबर थे, सबसे पुराने मेंबर पर्सन थे यहाँ पर। और उस तरीके से यहाँ पर जो है एक तरीके से आप कह लो कि ऐसे ही अपना तैयार हुए थे। पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग नहीं आती, मुस्लिम लीग डिडंट पार्टिसिपेटेड। और पहले दिन ये काम होता है, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे पुराने मेंबर थे उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाता है एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और फिर यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 एक अलग से डेट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर इस पूरे के फाइनल पर्सन्स यहाँ पर डिसाइड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो परमानेंट प्रेसिडेंट है वो चूज कर लिए जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट चूज कर लिए जाएंगे हरेंद्र कुमार मुखर्जी एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चूज किए जाएंगे बी एन राव। तीनों नाम नोट करेंगे सब लोग। परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए आपके सामने नाम, वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए, और साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब वो पर्सन जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी है और देशों की, तो वो हमारी मदद कर सकता है एडवाइस करने में। ये बी एन राव वही पर्सन है, मैं आपको इनके बारे में अलग से और फैक्ट्स बता दूं। भाई ये वही पर्सन है जो इंडिया की तरफ से, फर्स्ट टाइम कोई जज आईसीजे में जाता है। व्हाट इज आईसीजे? गेस बताएंगे जरा आप लोग? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
आईसीजे क्या चीज है? पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की तरफ से चूज किए जाने वाले पहले जज कौन बनते हैं? BN राव। ये मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ जो कि आपको याद रख, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन जाएगा। तो ये BN राव वो इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि एडवाइजर भी थे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की तरफ से सिलेक्ट होने वाले पहले जज भी थे। ठीक है, तो ऐसे करके BN राव यहाँ पर बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अब हमारे इंडिया के इस पूरे कॉन्सेप्ट में यहाँ पर इस डेट को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका नाम आपने सबने सुना हुआ है, एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नाम लिखेंगे सब लोग, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कौन लेके आते हैं? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी इसको लेके आते हैं, जिसको आज के समय में हम लोग जानते हैं। इसका आज का नाम है प्रियम्बल। प्रेजेंटली इसको हम कहते हैं प्रियम्बल। ठीक है, ये प्रियम्बल तैयार हो जाता है और ये इफेक्ट में कब आता है? 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आता है। ठीक है, ये प्रियम्बल जो है ये क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव बताता है। किस चीज के ऑब्जेक्टिव बताता है? देखो भाई, जवाहरलाल नेहरू जी का कुछ ऐसा कहना था कि हमारा जो देश है, मैं आपको अभी प्रियम्बल भी पूरा करवाऊंगी, अभी हम प्रियम्बल भी स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारा दे हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे इस पूरे इकट्ठा होने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको डिस्कस करने के लिए सारे लोग एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करेंगे, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमारा ये जो पूरा इकट्ठा हो रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो ऑब्जेक्टिव हम आज के समय में प्रियम्बल की फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, प्रियम्बल को मेरे हिसाब से सब लोग जानते होंगे, सब लोगों को पता होगा कि प्रियम्बल क्या चीज होती है। मैं आपको यहाँ पर प्रियम्बल दिखा भी देती हूँ सो दैट जिनको नहीं पता उनको यहाँ पे पता लग जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये तो और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है आपके सामने जो आप सबने कभी ना कभी अपनी एनसीईआरटी बुक्स इधर उधर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। ये जो प्रियम्बल है ये तैयार किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली में जो ये प्रियम्बल लिखा था, मैं बता देती हूँ, इसके फैक्ट्स लिखो भाई मेरे साथ साथ सब लोग। देखिए भाई, इस प्रियम्बल को एक्चुअली में हम किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। लेके कौन आया इसको? जवाहरलाल नेहरू। इसको लिखा किसने था? इसका ओरिजिनली टेक्स्ट जो है वो लिखा था ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। इसके ऊपर कैलीग्राफी, कैलीग्राफी समझते हैं ना सब लोग, ऊपर डिजाइनिंग करना, लेटर्स को डिजाइन करना, वो काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इसके ऊपर पूरी आगे की तैयारी की थी। ठीक है, ये आप लोग सारे नाम वाम नोट करेंगे बिकॉज ये नाम वाम पे ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं, किसने क्या काम किया, क्या चीज थी, तो इस पे क्वेश्चंस बहुत पुटअप किए जाते हैं।
सो हमें आना चाहिए पूरा कि किसने क्या चीज करी थी। ठीक है, अब हम प्रियम्बल के ऊपर आते हैं। एक्चुअली में प्रियम्बल था क्या। एक तो ये चीज याद रखना कि प्रियम्बल तैयार यहाँ पे किया गया था, और ये प्रियम्बल जो है अडॉप्ट भी हमने कर लिया था, आपको बता दिया मैंने। ठीक है, इफेक्ट में अब हमने लिख लिया था सारी चीजें। अब प्रियम्बल का मीनिंग समझते हैं। देखिए, यहाँ देखो, पहली लाइन देखो इसकी, कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ लाइन टू लाइन पूरा समझाऊंगी कि हमारा देश है कैसा। आप ये कह लो कि ये प्रियम्बल जो है ना, ये एक तरीके से समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। ये एक फेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, लिखो मेरे साथ साथ, फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, समरी और फेस का, कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो पूरा सार होता है ना, समरी का, वो आपका यहाँ लिखा हुआ है। क्या मतलब है, जैसे आप लोग मुझे बताइए, आप ही लोग बताओ, आप कोई बुक परचेज करना चाहते हो, टेक्स्ट बुक या कोई भी स्टैंडर्ड बुक, आप उस बुक में सबसे पहले क्या देखोगे जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि उस बुक में क्या क्या चीजें दी हुई, व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन दैट बुक। बताइए, टेक्स्ट में सर्च करके बताइए, आप उस बुक में क्या देखने वाले हो। यस एवरीवन, टेक्स्ट कीजिए, आप उस बुक में सबसे पहले क्या देखोगे जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस बुक में किस टॉपिक के ऊपर चीजें दी गई। उस बुक को खोलते ही आपको कुछ तो नजर आएगा। यस मुदासिर, करेक्ट। कंटेक्स्ट आप देखोगे उसका, आप उसका इंडेक्स देखोगे, है ना। सब लोग देखेंगे इंडेक्स, तभी तो समझ पाओगे उस बुक में है क्या, है ना। तो आप उसका इंडेक्स, आप उसका कंटेंट, आप उसका कॉन्टेक्स्ट देखो। सेम एज दैट वे यहाँ पर भी क्या किया गया है, प्रियम्बल आप कह लो, ये प्रियम्बल पूरा इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। अब आप ये पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, इंडिया कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो वही हमने प्रियम्बल में भी जाना, हमने जाना कि प्रियम्बल में एक्चुअली में दिया क्या हुआ। तो सबसे पहली लाइन प्रियम्बल की लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स क्वेश्चन पहला यहीं से बनता है कि प्रियम्बल को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है। ठीक है, लिखो मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1 इस पे बनता है भाई कि फ्रॉम वेयर डज प्रियम्बल derives authority। या ये क्वेश्चन आता है, या एक स्टेटमेंट मैं लिखती हूँ, मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ठीक होगी या नहीं। प्रियम्बल इंडिकेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, फुल स्टॉप। बताइए भाई, ये स्टेटमेंट ठीक लिखी है मैंने या नहीं। हाँ जी, बताइए कि प्रियम्बल में सोर्स ऑफ अथॉरिटी लिखा है या नहीं। अथॉरिटी आपको कहाँ से मिल रही है, क्या प्रियम्बल में ऐसा लिखा है। तो ये रही फर्स्ट लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया से ही प्रियम्बल को सारी अथॉरिटी मिलती है। जो अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये पूरी अथॉरिटी आपको कौन देता है, पीपल ऑफ इंडिया। समझ रहे हो, जो हमारे पीपल ऑफ इंडिया हैं, लोग हैं जो हमारे, वही प्रियम्बल को सुप्रीम मानते हैं। तो पीपल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है।
पहली चीज यहीं से बनती है जो आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। Having solemnly resolved, हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं to constitute India। हम लोग इकट्ठा होके इंडिया को क्या बनाना चाह रहे हैं, वो ये पूछ रहा है कि इंडिया को आप क्या बनाना चाह रहे हो। इंडिया को हम बनाना चाह रहे हैं ये 5 शब्द: सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 5 शब्द हैं। आपके सामने 5 वर्ड्स हैं। पहले तो इनका सीक्वेंस आता है एग्जाम में। आपसे इनका सीक्वेंस पूछ लिया जा सकता है कि ये SSSDR सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले आता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारे आपको याद रखने हैं। ये हैं 5 शब्द जो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं बाय द प्रियम्बल। आपको इन 5 का सीक्वेंस भी याद रखना है। आपके एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछा जाता है। अब हम एक एक को मीनिंग वाइज समझते हैं। सबसे पहला है सॉवरेन, है ना। तो वर्ड जो है सॉवरेन, इसका मीनिंग सीधे याद कर लो सब लोग और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इसके आराम से। इंडिपेंडेंस। सॉवरेन शब्द का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, मतलब कि अपने इंडिया पे किसी और का अधिकार नहीं है। सारे इंडिया के डिसीजंस हम ही लेंगे। इसका मतलब होता है कि हम लोग इंडिया में यहाँ पर खुद ही सारे डिसीजन हम लेंगे। मतलब कि इंडिया विल हैव द पावर टू टेक और मेक every decision. No other country would interfere in matters। किसी भी मैटर में कोई और कंट्री इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। सारा इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा, है ना। ऐसा ही होता है ना, जितने भी डिसीजन इंडिया में लेने होते हैं कौन लेता है? हमारी सरकार लेती है। ऐसे तो नहीं ना हमारे लिए डिसीजन कोई और दूसरी सरकार आके, कोई ब्रिटेन की या कोई यूएसए की सरकार तो हमारे लिए डिसीजन लेती नहीं है। हमारे लिए हमारी सरकार में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब वही लेते हैं ना। तो वही है ये चीज। ये आपको याद रखना है कि लोगों ने जिन पर्सन को चूज किया है, सारे पावर उनके हाथ में है और हम इंडिपेंडेंट है। हमारे ऊपर और किसी का कोई यहाँ पर जोर नहीं है। समझ रहे हो ना। तो हम यहाँ पर बिल्कुल अपने देश को चलाने के लिए हम लोग फ्री। और एक फैक्ट जो कि लक्ष्मीकांत ने भी नहीं दिया है, आप लोग लिख लो ये चीज, कि ये जो वर्ड है सॉवरेन, हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। हमने ये शब्द जो है आयरलैंड, आयरलैंड भी आप लोगों को पता होगा यूरोप में जगह है। हमने ये शब्द आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। ठीक है भाई, लिख लीजिए। क्या यहाँ पर सॉवरेन का मीनिंग है आपको पता होना चाहिए। सेकेंड वर्ड यहाँ पे क्या आता है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट आपको यहाँ पर इंडिया में बता दूं मैं आपको, इंडिया में हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। हम इंडिया में डेमोक्रेसी है, राइट, पता है ना सबको ये चीज। इंडिया में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि इंडिया हैज अ मॉडल ऑफ विच टाइप ऑफ सोशलिज्म।
तो इंडिया का जो मॉडल है सोशलिज्म का, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब क्या है इस बात का, कि यहाँ पर हम लोग डेमोक्रेसी को सबसे ऊपर रखते हैं, हम लोग इक्वालिटी को, हम लोग फ्रीडम को, इन चीजों को अपना आइडियल्स मानते हैं। है ना, ऐसा है ना, हमारे देश में इक्वालिटी है, हमारे देश में फ्रीडम है, हमारे देश में वर्कर्स, इंडस्ट्रीज, बड़े मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब लोग एग्जिस्ट करते हैं, सब लोग अपना काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है सोशलिस्ट का, इसका मतलब है कि सब लोग इक्वल हैं। तो ये एक ऐसी फिलॉसफी है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसका मतलब होता है कि एवरीबॉडी इज इक्वल, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार। तो इंडिया का जो सोशलिज्म का ब्रांड है या मॉडल है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सोशलिज्म का मतलब ये होता है, क्योंकि बहुत तरीके के सोशलिज्म होते हैं, रिफॉर्मिस्ट, मार्केट, रिवॉल्यूशनरी, सोशल, स्टेट, बहुत सारे। हमें अपना पता होना चाहिए इंडिया का, जो कि इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, सो दैट हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हो। ठीक है, तो आपको याद रखनी है सारी चीजें। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिएगा। इसका सीधा मीनिंग है, लिख लो एक मेरे साथ सब लोग ये चीज, वेल्थ, पैसा, शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। मतलब सरकार को पैसा सब पे इक्वली लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदे के हाथ में सारी पावर है, मोनार्की तो है नहीं इंडिया में कि एक ही पर्सन के पास सारी पावर है। नो, हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर जो है लैंड, इंडस्ट्रीज, जितनी भी चीजें सरकार भी ओन करती है, और सरकार सबको मौका भी देती है। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन है, उसी के हाथ में सारी पावर दे दी है और वही सब कुछ संभाल रहा है। ठीक है, उसी के पास सारी वेल्थ है, ऐसा नहीं है इंडिया में। इंडिया में वेल्थ जो है वो इक्वली डिवाइडेड है, और बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरीके से डिवाइड की गई है सरकार द्वारा, अलग अलग स्कीम चला के, अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम चला के पूरी की पूरी वेल्थ को डिवाइड किया जाता है। इसे हम कहते हैं सोशलिस्ट। तो ये दोनों शब्द यूज किए गए हैं। पहला सॉवरेन कि हम आजाद है, दूसरा कि हमारी सरकार हमारे लिए काम करे, तीसरा शब्द है रिलीजन के ऊपर, दैट इज, ये रब कर रही हूँ मैं सारा सामने जो स्क्रीन पे लिखा है। तीसरा शब्द है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड रिलीजियस ग्रुप्स। जितने भी एक सरकार में रिलीजियस ग्रुप है, और सरकार उनको कैसे हैंडल कर रही है, ठीक है, वो है। इसका मतलब है इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। हमारा एक ऑफिशियल रिलीजन तो नहीं है यहाँ पर हमारा। इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजन। ऐसा नहीं कि इंडिया में हर स्टेट का अपना अपना रिलीजन है या कुछ भी ऐसा, हमारे इंडिया में ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाती है। एवरी रिलीजन इज रिस्पेक्टेड, हर रिलीजन है। एंड साथ ही साथ इंडिया में जो है इक्वल आपको फ्रीडम दी जाती है फॉर ऑल रिलीजियंस। सबको मिलती है ना, कि आपकी चॉइस है आप कौन से रिलीजन पे यहाँ पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सेकुलरिज्म वर्ड का मीनिंग काफी ब्रॉड है, जो ये कहता है कि हम लोग सेकुलर है, हम लोग सोसाइटी जो है वो सेकुलर। हर सोसाइटी अपने तरीके से डिसीजन ले सकती है। तो ये पूरा एक वर्ड यहाँ पे डाला गया था।
लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, इसी को उसमें जो है वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है सेंटेंस की फॉर्म में। हमने कैसे कवर किया? हमने उस टॉपिक को पहले समझा और फिर हमने उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। व्हेन यू रीड लक्ष्मीकांत, तो उसमें आपको पूरे सेंटेंसेस दिए हैं, तो वहां आप रीडिंग के फॉर्म में कवर करोगे सेंटेंसेस को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द वर्ड सेक्युलर। ऐसे ही फोर्थ वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब वन पर्सन वन वोट। हर एक पर्सन का एक वोट है, एक अधिकार है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हर 18 प्लस बच्चा, हर 18 प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू वोट, और इसी की वजह से हमारा देश डेमोक्रेटिक बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से हमें डेमोक्रेसी की जरूरत भी है, ताकि अपना रिप्रेजेंटेटिव हम खुद चूज कर सके। क्या मिलता है इससे हमें? फ्रीडम टू चूज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑन ओन। अपनी मर्जी से हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और किसी एक सरकार को हम यहाँ पे हेल्ड नहीं कर सकते कि मेन एक ही सरकार यहाँ पे। नो, हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे। ठीक है। इस डेमोक्रेसी वर्ड को डिफाइन किया गया था मोहनलाल त्रिपाठी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केस में। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि डेमोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी via resorting to governance by representative of people। मतलब कि जो वहां के पीपल हैं, उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है वो सरकार यहाँ पे चलाएंगी, जिन लोगों को इन्होंने चूज किया है। किसने? लोगों ने। तो मेन पावर तो लोगों के हाथ में ही है ना। तो लोगों ने जिस पर्सन को चूज किया है वो यहाँ पर पूरी सरकार चलाएंगे। राइट। तो आपको एक ये फैक्ट याद रखना है, ये है डेमोक्रेटिक। ठीक है, लिख लीजिए ये सारे फैक्ट्स। लिख लो ये सारी चीजें, फिर मैं रब कर दूं यहाँ तक। आज की ये डेमो क्लास है, तो आज हम 1 आवर की क्लास रखते हैं, डेमो की क्लास। आप लोग कुछ पहले मुझे बताएं, सब लोग, कि सबको यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? जितना हमने पढ़ा आपको समझ में आया या नहीं? मुझे सबका रिप्लाई चाहिए टेक्स्ट बॉक्स में। एवरीबडी, जितने भी क्लास में है सब रिप्लाई करेंगे।
ओके, बाकी जिन्होंने नहीं बताया, बिलाल, गिव योर रिप्लाई। सानिया, शाफत, शाफत का आ गया। ओके, सानिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। गुड, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब आगे की क्लासेस में हम लोग, आप इसमें और भी फैक्ट्स देखेंगे, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे और एक एक करके टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। आज हमने प्रियम्बल का कुछ टॉपिक स्टार्ट किया। कल की क्लासेस में आगे जब भी क्लासेस हमारी लगती है, जैसे कि डेमो क्लास थी आज, तो आगे जो है प्रियम्बल को कंप्लीट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहाँ पे छोड़ी है उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ इसमें आगे जो है पूरा का पूरा कंप्लीट सेक्शन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा एंड सारा सारा आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट साइड बाय साइड करते रहिए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर क्लास में कराया जा रहा है। ठीक है, और फिर हम इसके क्वेश्चंस वगैरह के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर फुल सिलेबस। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही कर रहे हैं कंप्लीट, आज हम 1 आवर ही रखेंगे। उसके बाद कल से हम जो है आगे 2 आवर्स की क्लासेस भी लगाएंगे हम पूरी, जिसमें हम इसके आगे का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे कि एक एक करके क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़नी। ठीक है भाई, बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। मैम प्लीज गिव मोर इलेबोरेशन। आज तो हमने इलेबोरेशन पढ़ी नहीं ना, आज तो हमने पढ़ा ही सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में इलेबोरेशन पॉसिबल नहीं है। तुम लोगों का भी, मुझे नहीं पता कि कितनों को ये टॉपिक्स आते हैं कितनों को नहीं आते हैं। तो अभी तो हमें इसके अंदर और डिटेल में जाना है जब थोड़ा सा बेस बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स ने बुक भी नहीं खरीदी हो अभी लक्ष्मीकांत की, या जिसको कुछ आइडिया भी ना हो क्वांटिटी का। तो आज की क्लास में मुझे हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है अभी उसको नहीं आती है क्वांटिटी। तो अभी धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे आगे, तो हम एक एक चीज पर डिस्कस करते जाएंगे पूरा डिटेल में, चाहे आप फिर किसी भी बुक से पढ़ो, आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ओवर करते हैं। बाकी किसी को कुछ भी कहना हो दे कैन टेक्स्ट मी, आपका आपके पास फोन नंबर है मेरा, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे कुछ भी आपको डाउट हो यू कैन आस्क।